नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं KTV उर्दू कश्मीर शाहिद बुखारी के साथ। नाज़रीन किराम, आपको बताते हैं कि इस वक्त बरसगीर के अंदर जंग के खतरात मंडला रहे हैं और इस तरह से अगर हम पूरी दुनिया के ऊपर नज़र दौड़ाते हैं तो पूरी दुनिया की सभी एटमी ताकतों की पूरी नज़रें जो हैं वो भारत और चाइना तल्लुकात पे लगी हुई हैं। और कल से ये खबरें भी गश्त कर रही हैं कि चाइना की तरफ से कुछ इस तरह की प्रैक्टिसेस भी देखने को मिली सरहदों के नज़दीक, जिसको लेकर के भारत ने भी अपने हवाई बेड़ों को और ज्यादा मजबूत करने की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। और फौज की तरफ से इस वक्त ये आपको बताई देते हैं कि न सिर्फ लद्दाख के इलाके में बल्कि नेपाल की बात करें या फिर दीगर सरहदों की बात करते हैं तो इन सरहदों पर भी अपने फौजी जो ताकत है उसको बढ़ाने के लिए भारत ने भी न सिर्फ टैंकों को बल्कि दीगर असलहे को भी सरहदों के बहुत ज्यादा नजदीक ले लिया है। फिंगर 4 के बारे में बताया जाता है कि चाइना उसके नजदीक कुछ इस तरह की हरकतों में कल मुलविस पाया गया, जिसको लेकर के यह लग रहा था कि कहीं पर इस तरह की सूरत हाल जरूर पनप के आ जाएगी, जिससे खुदा न खास्ता जंग किसी भी वक्त छिड़ सकती थी। और इस चीज को लेकर के कई नाकदीन का यह भी मानना है कि चीन जानबूझ के न सिर्फ भारत के साथ लगने वाली सरहदों के ऊपर अपनी सरगर्मियों को तेज कर रहा है, अपने फौजी जमावड़े को बढ़ा रहा है, बल्कि समुद्रों के अंदर भी वो अपने बेड़ों को और ज्यादा नजदीक ले जाने की कोशिशों में मसरूफ अमल है और कोशिश कर रहा है कि जदीदतर हथियारों को वहां पर पहुंचाया जाए। इस हवाले से भारत की नेवी भी मुकम्मल तरीके पे तैयार नजर आती है और भारत ने भी अपनी नेवी को मुकम्मल हुक्म देके रखा है कि किसी भी ऐसी हरकत को देखते ही तुरंत एक्शन किया जाए जिससे यह लगे कि भारत की सालमियत को खतरा पहुंच सकता है। वही नाज़रीन इकराम, आपको यह बात भी मालूम होनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त जो जंग के साए मंडला रहे हैं चाइना और भारत को लेकर के अवाम के अंदर भी तजज्जुब पाया जाता है। और अगर हम बैनुल अक़वामी सतह पर बात करते हैं तो इस वक्त न सिर्फ भारत और चाइना की जो आपसी खलिश है उसको लोग किसी और नजर से देखते हैं, बल्कि बड़ी बात यह है कि अगर हम फिलिपाइन की बात करते हैं, अगर हम ताइवान की बात करते हैं तो ये दो इलाके ऐसे हैं जिसको लेकर के चाइना के अपने कुछ मामलात हैं जो चल रहे हैं, जिसमें अमेरिका की बाज़ाब्ता तौर पर मुदाखलत है। और इस मुदाखलत को लेकर के खुदा न खास्ता अगर कोई टकराव की सूरत हाल बनती है मतलब भारत और चाइना के दरमियान, तो उस वक्त अगरचे पाकिस्तान और चाइना मिल करके किसी तरीके से कोई घेराव करने की कोशिश करते हैं तो अमेरिका, फ्रांस, बरतानिया और नेटो के दीगर ममालिक जो हैं वो भारत की सफ में शामिल हो सकते हैं और इसको लेकर के बड़े खदशात जो हैं इस वक्त बरसगीर के ऊपर मंडला रहे हैं। और अगर हम देखें बरअज़म एशिया की बात करते हैं तो पूरे बरअज़म एशिया पर भी इस वक्त जंग के बादल मंडला रहे हैं। समंदर जो हैं अगरचे अभी तक बिल्कुल सख्त थे, खामोश थे और लहरें यूं समंदरों के बीच में से चल रही थी, लेकिन अब उनके सीने चीरते हुए आपको ऐसी आबदोज कश्तियां नजर आएंगी, ऐसे जहाज नजर आएंगे जो जंगी बेड़ों से लदे हुए हैं, जिस पर साजो सामान लगा हुआ है। मशकें जो हैं बहुत तेज कर दी गई हैं और ऐसा लगता है कि खुदा ना खास्ता मामूली सी एक गलती, एक सरजनिश जो है वो पूरे बरसगीर को जंग की तरफ धकेल सकती है। और खुदा ना खास्ता अगर ऐसे में जंग के कोई आसार नुमाया हो जाते हैं तो यह सौदा सभी मुल्कों को इंतहाई महंगा पड़ सकता है, क्योंकि अब के बार जो जंगें होंगी वो आम जंगें नहीं होंगी। और बार बार जो हम अपने प्रोग्राम में आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि इसमें फिर कई एक ममालिक हैं जो इसकी चपेट में आ सकते हैं। अगर हम यहां से तुर्की की बात करते हैं, वहां से ईरान की बात करते हैं, आपको याद होगा कि हमारे जब मुल्क की बात आती है तो यहाँ राजनाथ सिंह ने गुज़श्ता दिनों जब शंघाई में अपने हम मनसब के साथ बात की, वहाँ पर उन्होंने चाइना में भी वहाँ पर यही बात दोहराई थी कि एक एतमाद के साथ बातचीत को आगे बढ़ाया जाना चाहिए और उसमें कॉन्फिडेंस की जो बात की गई थी, उसमें जो एतमाद साजी की बात की गई थी, ये बड़ी बातें थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप गलवान इलाके की तरफ देखते हैं, दीगर मामलात को देखते हैं तो वहाँ पर जो हाथापाइयाँ देखने को मिलती हैं, फिर गोली चलाई जाती है और उसके
उसके बाद कल जो एक हिसाब से हवाई तरीके से कुछ बम गिराने की बात की गई जो चाइना ने अपने ही सरहदी इलाके में गिराए एक मशक के तौर पे, लेकिन ये एक भारत को दबाव में लाने की कोशिश की गई थी। उनका ख्याल ये था कि शायद इन धमाकों की आवाज सुन के या इस तरह की कोई चीज देख करके भारत प्रवोक हो जाएगा, लेकिन यहां पर जो दिफाई जराया है उनका कहना है कि भारत को मालूम है कि चाइना अलग तरीकों से भारत को उलझाना चाहता है, लेकिन भारत के पास इतनी सलाहियत है कि वो किसी भी हरकत को समझ सके। चूंकि अब रशिया की तरफ से जो सालसी की पेशकश की गई है, रशिया जो बात करता है कि किसी तरीके से अब इसमें बीच बचाव किया जाए, सालसी की जाए, रशिया का क्या कुछ रोल बनता है। हालांकि इस बारे में नाज़रीन इकराम आपको पता होना चाहिए कि जब हम रूस की बात करते हैं तो रूस चूंकि अफगानिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी लंबी जंग हार के वापस चला गया, एक बैनुल अक़वामी ताकत था, बिखर गया और उसके टुकड़े भी हुए, लेकिन उसके बाद जो इस वक्त अमेरिका के साथ उसके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको देखते हुए रशिया का जो रोल बनता है, रूस का जो रोल बनता है वो सही मानों में कहीं पे नजर आता है, क्योंकि उसकी जो दस्तरस है वो काफी ज्यादा नजदीक मानी जाती है ईरान की, तुर्की के और बाकी दीगर ममालिक के, और साथ खासकर अगर हम बात करें इस वक्त जो मुल्की महाज पे आपको पहले से पता होगा जब अमेरिका एक जमाने में पाकिस्तान का बेहतर दोस्त हुआ करता था तो उस वक्त इंडिया का सबसे बेहतरीन दोस्त जो था वो रूस गर्दाना जाता था। तो इन मामलात को लेकर के ये बात कहीं पे जरूर उभर करके आ जाती थी कि जो ये खित्ता है इस खित्ते के अंदर रशिया का और अमेरिका का एक अपना एक रोल है। इसको लेकर के जो कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज की जाती हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स दुनिया के अंदर चल रहे हैं, चाहे जितने आज तक समझौते हुए, जितनी जंगें हुई, जितनी तबाहियां हुई, हिरोशिमा नागासाकी पर जो बम बरसाए गए, उसके बाद जो तबाहियां देखी गई, आलमगीर जंगें हुई। और दोस्तों जब आलमगीर जंग की बात आती है तो इस आलमगीर जंग को आप आसान नहीं ले सकते हैं, कोई भी मुल्क इस वक्त आसान नहीं ले सकता है, क्योंकि मुल्कों के लिए इस वक्त जंगे मामलात का हल नहीं हो सकती हैं। रशिया का रोल क्यों बनता है, इस पर जो कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज हुई हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट पर पढ़ा जाता है, लिखा जाता है, इसके पेपर्स बनाए जाते हैं, वो बैनुल अक़वामी सतह पर कई मुल्कों को भेजे जाते हैं और उन पर बाद में तहकीक होती है कि देखते हैं किस मुल्क का कहां पे रोल बनता है। हमारे जम्मू के कश्मीर के अंदर अगर हम देखते हैं, जम्मू कश्मीर खित्ते की बात करते हैं तो यहां पर भी कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज के हवाले से कई लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं। तो इस हवाले से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं राव फरमान अली, जो कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज पर बात करते हैं और करते रहे हैं। किस तरीके से जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको हल किया जाता है, किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट्स में दूसरे ममालिक का रोल बनता है और कैसे अपने मुल्क के जो मामलात होते हैं दूसरे मुल्कों में लेकर के जाके हल किए जाते हैं, और किस तरह से दूसरे मुल्क जो है वो सालसी में आ जाते हैं और उनके रोल क्या बनते हैं। इस हवाले से आपको आज हम केटीवी उर्दू में एक खास रिपोर्ट दिखाएंगे जिसमें हम बात करेंगे राव फरमान से, जो माना जाता है कि कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज के हवाले से इन्होंने कोई नोट बनाया था कि एक वक्त ऐसा आएगा, हालांकि उसको चाइना और भारत के दरमियान इस तरह का टकराव नहीं था, उस वक्त उन्होंने कहा था कि रशिया का एक रोल बनेगा जो बीच में आकर के सालसी करने के लिए तैयार हो जाएगा और कॉन्फ्लिक्ट्स पर शायद कोई पेशरफ्त हो सकेगी, शायद बातचीत का कोई नतीजा निकल के आ जाएगा। आप देख रहे हैं केटीवी उर्दू कश्मीर शाहिद बुखारी के साथ। नाज़रीन इकराम हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं राव फरमान। सबसे पहले तो हम आपका खैर मकदम करते हैं केटीवी उर्दू में। जी खैर मकदम है, थैंक यू। जी बताइए कि चूंकि कहा जाता है कि जो इस वक्त इंडो चाइना ताल्लुकात हैं वो किसी भी तरीके से सेहत अफजा नहीं हैं, और अगर हम इस वक्त पूरे बरसगीर की बात करते हैं तो पूरे बरसगीर पर इस वक्त तीसरी आलमगीर जंग के बादल मंडला रहे हैं और गुज़श्ता कल से इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही है। चूंकि शंघाई कॉन्फ्रेंस भी इस वक्त रूस के अंदर है, और आपका एक नोट हमने पढ़ा था उसमें आपने लिखा हुआ था कि एक वक्त ऐसा आएगा जब शायद रूस की अहमियत बढ़ जाएगी और रशिया का एक बड़ा रोल होगा कॉन्फ्लिक्ट्स में सालसी करने का। क्या नजरिया था आपका और क्या समझते हैं आप इस वक्त इंडो चाइना ताल्लुकात को? देखिए, पहले आपने ब्रॉडर कंटूर इसको देखने हैं। जब जो यूरोप है चाहे या चाइना है, दे आर एनर्जी थर्स्टी। तो एनर्जी थर्स्टी होने के इमीडिएट कौन उनको एनर्जी दे सकता है? तो या तो एक ही ईरान के पास इस वक्त वायबल एनर्जी है या तो रशिया के पास है। तो रशिया इज
जिसको आप पार्शली कह सकते हैं कि इट इज एशियन कंट्री, इट इज आल्सो यूरोपियन कंट्री। ओके। तो और साइज में दुनिया में सबसे बड़ा, जो अगर आप जियोग्राफी में देखेंगे तो अराउंड 19 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया आता है जी। तो इट हैज अ ह्यूज रिसोर्स, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, चाहे ऑयल की बात करें या गैस की बात करें जी। तो इसमें है कि बोटल नेक्स है उसको यूरोप के साथ, लेकिन एक ड्रिफ्टिंग हुई है 2015 और 2016 में। आप देखिए जब उड़ी अटैक हुआ, उड़ी अटैक के इमीडिएटली रशिया वाज इंटेंडिंग टू हैव अ फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री आफ्टर द कोल्ड वॉर एरा एंड उसमें जो फ्रंट लाइन स्टेट थी अफगान जिहाद में वो तो पाकिस्तान था। बिल्कुल सही है। उसके बाद पहले बार रशिया ने जहाँ पे पाकिस्तान में ड्रिल करी है, फौजी ड्रिल करी है, जिसको द्रुजबा दिया, पहले द्रुजबा फर्स्ट फ्रेंडशिप के। तो उसी वक्त उससे पहले उड़ी में अटैक हुआ था जिसमें 18 फौजी मरे थे जी, या 28 फौजी मरे थे। तो उसके बाद इमीडिएटली जब टाइमिंग थी 10th अक्टूबर 24th ऑफ सितंबर 2016 to 10th of October 2016, तो उनको ड्रिल करनी थी जी जी। तो उसमें क्या था कि ये जो केपी के ना या जीबी के एरिया में उसमें ड्रिल करनी थी, हाई वोल्टेज वो वॉरफेयर की ड्रिल थी वो। तो उसी वक्त 25 यहाँ पे क्लेम करता है इंडिया कि हमने बालाकोट पे अटैक किया है, जी जी जी, सर्जिकल स्ट्राइक करी है जी जी। तो उसमें दे टुक इट एट द फेस वैल्यू, इट वाज नॉट अटैक ऑन द पाकिस्तान बट इट वाज एन अटैक ऑन द रशिया। जी जी। तो रशिया ने उसको अदरवाइज लिया, लेकिन फिर भी एक एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस को ब्रॉडन करने के लिए रशिया ने कोशिश करी। उसमें वो जो सर्गी लावरोव है वो स्मार्ट माने जाते हैं डिप्लोमेसी में। डिप्लोमेसी इज ऑल अबाउट अनसर्टेनिटी। जी जी। तो ये सर्टेन नहीं होता है, देन इट इज अ चेस बोर्ड, यू टेक अ मूव व्हिच योर अपोनेंट इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, देन इट रीचेस टू द अनसर्टेन सिचुएशन एंड सॉल्यूशंस और the deals or the negotiations come through that uncertainty and ambiguity. So politics, ये जो डिप्लोमेसी है, it is all about ये जब आप यस कहते हैं तो आप मे भी कहते हैं, जब नो कहते हैं तो मे भी कहते हैं। So इसमें लावरोव को एक बेस्ट डीलर माना जाता है। 2004 से वो एक्सटर्नल अफेयर्स डील कर रहे, पहले वो डिप्लोमेट रहे हैं। तो उस हवाले से अब देखिए जब एक डिफरेंस चल रही है या मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है बिटवीन टर्की एंड ग्रीस, तो उसमें वो नेगोशिएशन करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। अब गलवान वैली का जो स्टैंड ऑफ है या इंडिया के साथ है, तो जो 5 अगस्त 2019 के बाद जो सिचुएशन कश्मीर में हुई, जी जी, ये जो रिलेशनशिप थी उस रिलेशनशिप को ब्रेक किया गया। ऑल ऑफ अ सडन जो उसमें जो मेजॉरिटेरियन रोल जो कश्मीरी उसको कहते हैं, इट इज इलीगल, इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इट इज अनडेमोक्रेटिक। जब मैं कश्मीर की बात कर रहे हैं तो मैं जम्मू की भी बात कर रहा हूँ, मैं लद्दाखियों की बात कर रहा हूँ। जी जी जी। तो इट मेड अ स्कोरिंग पॉइंट टू द पाकिस्तान। तो उन्होंने स्मार्ट डिप्लोमेसी करी। तो उसमें जो आप देखे जियोग्राफिकल कंटिग्यूटी की बात हो रही है, तो उसमें हमेशा जियोग्राफिकल कंटिग्यूटी की बात मैं कह रहा हूँ कि वो ममालिक या वो रीजन जिनको आपस में ये बॉर्डर्स मेल कर रहे हैं तो वो रोल करेंगे। अब उसमें आप जब साउथ एशिया की डायनामिक्स की बात करें तो साउथ एशिया डायनामिक्स में चाइना का सबसे बड़ा रोल, क्योंकि ये एक पैरिटी में आता है, तो उसमें इंडिया का लीडरशिप रोल था। लेकिन इंडिया ने कुछ मूव जो है वो गलत किए मूव लिए हैं, जिसकी वजह से उसके साथ जो ममालिक थे अराउंड, जो सार्क ममालिक थे, तो उनके साथ एक हॉस्टिलिटी का माहौल पैदा हुआ है। जो 15,000 किलोमीटर इनका बॉर्डर है, एवरी बॉर्डर इज हॉस्टाइल टुवर्ड्स इंडिया, टुवर्ड्स न्यू दिल्ली। तो उसमें दे आर नॉट एबल टू टेक ए पॉजिटिव मूव टुवर्ड्स इट्स नेबर्स एंड हाउ टू गार्नर द सपोर्ट। अब उनमें है कि देखिए भाई अमेरिका उनका है, नाउ इंडिया इज अ फ्रंटलाइन स्टेट। लेकिन सिचुएशन वो है कि भाई जब आप अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान में जब रोल अफगान मुजाहिदीन ने किया तो ड्यूरन लाइन उसमें ओपन बॉर्डर्स थे, तो उसने ये किया। तो अब इंडिया का सिचुएशन है, इंडिया कैन नॉट डू इट। ओके, तो
एक बात के लिए हम यहाँ पे मैं आपको राव फरमान रोकूंगा, ये पूछना चाहूंगा कि शंघाई कॉन्फ्रेंस के बाद राजनाथ सिंह रशिया गए और रशिया में उन्होंने जो कुछ भी बातें की वहां के लोगों के साथ, रशिया ने पेंटागन के बाद फौरी तौर पे कहा था कि हम इसमें मुदाखलत करेंगे। आपको क्या लगता है कि जो इस वक्त ये पेट्रोल छड़का गया है चारों तरफ से, खुदा ना खास्ता इससे पहले कि कोई चिंगारी भड़के, क्या रशिया वाकई तौर पर कोई इस तरह का रोल कर सकता है कि जंगों तक नौबत ना जाए? हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ कि जब एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस को रशिया बढ़ाना चाहता है कि भाई हम नहीं, तो उसमें क्या है कि वर्ल्ड इस वक्त पीस चाहता है, वर्ल्ड इस वक्त अमन चाहता है। जब अमन चाहता है उसमें कौन रोल करेगा? जो रोल करेगा ही इज द सुपर पावर। ओके, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उन कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे रिजॉल्व किया गया। देखिए अक्सर होता है, आपने 1-2 दिन पहले ही सुना होगा या पढ़ा होगा, आप चाइना कह रहा है अफगानिस्तान में आप इंटरनल पीस एस्टेब्लिश करिए, तालिबान को कहता है। तो वी विल एंश्योर दैट यू विल बी हैविंग 6 लेन रोड्स इन अफगानिस्तान। और बाकी जो आपके रिसोर्सेज हैं या जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसमें हम आपको मदद करें। देयर विल बी ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन अफगानिस्तान प्रोवाइडेड द पीस इज एस्टेब्लिश्ड इन अफगानिस्तान। ऐसा ही मामला ये है चाइना, और क्योंकि रशिया का सबसे बड़ा, रशिया की इकोनॉमी भी उतनी स्ट्रांग नहीं है इस वक्त। जी, तो उस इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए उनको, जिसको आम तौर पे हम कहते हैं एनकरेजिंग रिच एम्पावरिंग पुअर, तो ऐसा है जब वो चाइना को इस वक्त एम्पावर करेगा तो चाइना को एनकरेज करेगा, देन जो रशिया है रशिया एम्पावर होगा। तो अब एक जो लाइन बनी है उसमें कॉरिडोर्स बने हैं, चाहे आप सीपैक की बात करें, चाहे BRI में आपका ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर्स की बात करें, या जो रशिया से होल बाल्कन एरिया से जाता है, ये क्या नाम है इसका, बाइकाल से जो उनका रिवर बनाना है उसमें कुछ है मिसअंडरस्टैंडिंग है चाइना और रशिया, आई एग्री। लेकिन अब उन्होंने कहा कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो उनके सी पे जो मिसअंडरस्टैंडिंग, उसको एक साइड करके जो बाकी मामलात हैं रशिया और चाइना के दरमियान, तो उनको आगे बढ़ाते हैं। उसमें ट्रेड की बात आ रही है, उसमें बिजनेस की बात आ रही है। तो उस इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए कौन से इकदाम उठाएंगे, उसमें एक अंडरस्टैंडिंग हो रही है। तो उसी में, क्योंकि आप जब मीडिएशन करनी है तो मीडिएशन में रशिया has been supportive to India long period में 1947। बिल्कुल अभी मैं बात कर रहा था। जी। तो उसमें है कि रशिया अगर मीडिएट करता है तो चाइना भी मानेगा और इंडिया भी मानेगा। अब उसमें इरिटेट हो जाएगा USA, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है स्टिल रशिया की, देयर आर स्टिल द रिमेनेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स जो रशिया को रेस्पेक्ट करते हैं, जो रशिया को स्पेस देते हैं, एंड इनिशियली इट विल बी बिटवीन यस एंड नो। अब उसमें है कि एक, जिसमें मैं कह रहा हूं कि एक उसमें एडवांटेज मिली है, चाहे पाकिस्तान को मिली है या चाइना को मिली है। जी, उसमें जो सिचुएशन हुई है 5 अगस्त 2019 के एब्रोगेशन 370 या 35 के बाद जो रिलेशनशिप, आप कश्मीर एक ऐसी दुल्हन बन गई है जिसका किसी के साथ निकाह ही नहीं है, लेकिन बिल्कुल सही है, दुल्हन है। तो अब इसको हर कोई अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो उसमें मैंने तब उस कॉन्टेक्स्ट में भी बात करी थी कि रशिया क्यों रोल करेगा, क्योंकि रशिया ने अफगानिस्तान में, अभी भी अफगानिस्तान में देखिए, जब अफगानिस्तान में फॉल हो रहा था तो उस वक्त पुतिन ये था, बोरिस येल्सन था, बोरिस येल्सन को अप्रोच किया था उस वक्त के कोर कमांडर ने, आप थोड़ा सा हमें सपोर्ट दे दीजिए, वी कैन रिटेन दिस काबुल। तो बोरिस येल्सन ने कहा कि दीज आर द रिलिक्स ऑफ द पास्ट। और उसके बाद जो कोर कमांडर था या उस वक्त जो प्रेसिडेंट था वहां पे, उसने कहा था इसको, कमांडर मसूद को, कि आप सपोर्ट। कमांडर मसूद ने कहा कि मैं नॉन पख्तून हूँ, देन इट विल इनवाइट फर्दर ब्लूडशेड। तो ये अपने सिचुएशन समझने, तो इस सिचुएशन में कि इंट्राइकेसी क्या है, जो कंट्रीज हैं इस रीजन में, इनको आपस में कैसे एक टेबल पे ला के जो उनके मसाइल हैं, इनके जो भी
ट्रस्ट डेफिसिट है, उस ट्रस्ट डेफिसिट को कैसे ओब्लिटरेट किया जाए, खत्म किया जाए। जी जी। उसमें मेरे ख्याल से इस वक्त सबसे बड़ा रोल रशिया का बनता है, और रशिया ये रोल गवाएगा नहीं। दे विल ट्राई टू प्ले देयर रोल। तो उसमें उस स्मार्ट डिप्लोमेसी में मैं कहता हूं जो लावरोव है, he will not miss this opportunity, but he will seize it, and you will see there will be a big change on ground। जी 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 जी। तो चलते चलते आप मुझे 2 लाइनों में सिर्फ ये बता दें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सीपैक का रास्ता अब कहीं साउथ एशिया बिजनेस कॉरिडोर की तरफ तो नहीं जा रहा है? और सीपैक आप वजह फरमा रहे हैं, जो सीपैक का है इट इज पार्ट ऑफ BRI। ओके। या जो आप कहेंगे ओबार, सीपैक इज पार्ट ऑफ ओबार, वन बेल्ट वन रोड, एंड वन बेल्ट वन रोड इज पार्ट ऑफ BRI, ओके, बेल्ट रोड इनिशिएटिव। उसमें ये जो सीपैक है इसको मिलाना है, जो रशिया से जाएगा, जो सेंट्रल इंडिपेंडेंट स्टेट्स है उनसे होके जाएगा, तो देयर विल बी मोर इंटीग्रेशन इन टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स बिटवीन दीज कंट्रीज। तो उसमें जो सेंट्रल लिंक बनती है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान। अगर इंडिया को भी इसके साथ, तो उसमें दे कैन नॉट थ्रो अवे पाकिस्तान। अब एक मतलब इंडिया अब कोशिश कर रहा है कि LAC को एड्रेस करे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को एड्रेस करे, और LOC को फॉरगेट किया जाए, या आई मीन टू से कश्मीर को फॉरगेट किया जाए, लेकिन दे आर इंटरलिंक्ड। क्योंकि उस वक्त एक फ्लिप फ्लॉप रोल हो जाएगा, क्योंकि जो अक्साई चीन है जो 48,000 किलोमीटर चाइना के पास है, तो चाइना नहीं चाहेगा कि जो मुझे होस्टाइल सिचुएशन पाकिस्तान के साथ, क्योंकि दे आर ऑल वेदर फ्रेंड्स, दे वांट टू कंटिन्यू दिस फ्रेंडशिप। तो इसलिए instead of addressing LAC, they must address LOC also। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो आप LOC को एड्रेस कर रहे हैं तो आपको LAC को एड्रेस कर रहे हैं। सही। तो ये दोनों आपको इक्वल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा इस वक्त, तो सिचुएशन ऐसे आ रहा है। सही बात है। अगर आज के दौर में देखते हैं, खासकर अगर हम 2020 की बात करते हैं, जहां इसको कोविड पेंडेमिक के अंदर पूरी दुनिया जूझ रही है, एक बेहतर मौका आया है शायद सारी आलमी ताकतों को मिलकर के एक ऐसा कॉन्सेंसस बनाने की जिसमें न सिर्फ मसाइल का हल निकाला जाए, बल्कि टेबल पर बैठ करके कई मामलात को हल भी किया जाए, कारोबारी जिंदगी को भी चलाया जाए, और आलमगीर जंगों से भी बचा जा सके। राव फरमाना, आपने हमारे साथ बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपसे ये गुजारिश करेंगे कि आप स्टूडियो में आकर के थोड़ा सा जो आपने BRI की बात की या दीगर बिजनेस कॉरिडोर्स की बात की, इस हवाले से आप आकर के हमारे जो नाजरीन हैं उनको थोड़ा समझाएं, क्योंकि उन्हें ये समझ में बहुत कम आएगा कि ये बिजनेस के जो उतार चढ़ाव होते हैं और बड़े पैमाने पर एक बड़ी कोशिश के तहत पूरे दुनिया के मुल्कों को आपस में जोड़ने की बात होती है, ये जो अल्फाज की अदायगी टेलीफोनिक कॉल्स के जरिए होती है, शायद लोगों तक पूरी कन्विंस ना कर सके। उम्मीद करेंगे कि आप स्टूडियो में आएंगे और हमारे नाजरीन के साथ रूबरू होंगे, ताकि वो भी जान सकें कि सूरत हाल असल में क्या कुछ है। खुदा हाफिज। नाजरीन, आप देख रहे हैं KTV उर्दू कश्मीर शाहिद बुखारी के साथ। आज के शुमारे में हमने बात की कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर। उम्मीद करते हैं कि जंगों से पूरा बरसगीर बचेगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। हमें दीजिए आज के शुमारे से इजाजत। खुदा हाफिज।